नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर करीब 2 महीनों का चुनावी प्रचार आज थम गया है और बिहार की अंतिम 7वें चरण की 8 सीटों के लिए जो नेता पसीना बहा रहे थे इस तपती गर्मी में, वो अब आराम करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से 1 जून के लिए अंतिम कोशिश करते नजर आएंगे। 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर लोकसभा के अंतिम राउंड की चुनाव होने हैं और ये चुनाव जो है नालंदा से लेकर के जो है सासाराम काराकाट के हिस्से तक फैला हुआ है। बड़ी बात यह है कि तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, राजनाथ सिंह हो, या फिर महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सैनी हो, तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस चरण को लेकर के जो है खूब जोर आजमाइश की। कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पे बड़े दिग्गज इस बार अपनी प्रतिष्ठा जो है वो बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह के साथ साथ जो आर.के. सिंह हैं आरा से, उसकी तरफ दूसरी तरफ रामकृपाल यादव, मीसा भारती, ये तमाम वो लोग हैं जिनको इस बार अपनी पूरी ताकत या दम दिखाना है और इन सीटों को निकालना है। अपने अपने दावे हो रहे हैं बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के। एक तरफ जहां महागठबंधन ये कह रहा है कि वो सरकार बनाने जा रही, तो दूसरी तरफ एनडीए ये कह रहा है कि 400 पार हम करने जा रहे हैं अंतिम चरण के तहत बिहार की 8 सीटों पर। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, काराकाट, सासाराम जैसी जो महत्वपूर्ण, जहानाबाद जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव होने हैं। हमारे साथ देवांशु मौजूद हैं जो कि लगातार हम लोगों ने आप तक तमाम वीडियोस पहुंचाए हैं और आज हम बता रहे हैं कि जब चुनाव का शोर थमा है तो किस सीट पर क्या क्या, जल्दी जल्दी सब पे बात करेंगे क्योंकि 8 सीटें हैं, वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, लेकिन आज के हिसाब से ग्राउंड रियलिटी क्या है सीटों के हिसाब से उस पर ही बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं देवांशु, सबसे पहले नीतीश कुमार के नालंदा से। इस बार लेफ्ट वहाँ से चुनाव लड़ रही है और एक तरफ जदयू फिर से वहाँ पे चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है? लेफ्ट के सांसद हुआ करते थे 1996 से पहले। 1996 में नीतीश कुमार की एंट्री होती है, जॉर्ज फर्नांडिस पहली दफ़ा जो है वो चुनाव लड़ते हैं, तब समता पार्टी होती है। उसके बाद अलग अलग पार्टियां उनके खिलाफ जो है वो उसके बाद एक चुनाव के बाद जो है वो जेडीयू पार्टी का गठन हो जाता है। उसके बाद जेडीयू के खिलाफ अलग अलग पार्टियां जो हैं वो हर बार नालंदा में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन कोई भी उन्हें मात दे नहीं पाया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सीएम नीतीश कुमार इस सीट पर। संदीप सौरभ जो है वो टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्लियर नहीं दे पाएंगे। हाँ, हालांकि अगर देखें तो संदीप सौरभ जो है बहुत ही ज़मीनी नेता है, मनेर के रहने वाले हैं। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और जेएनयू से जो है आगे की पढ़ाई जो है उन्होंने की है। विधायक जो है वो पालीगंज के हैं और हैं तो बाहरी ही, ठीक है। वो लड़ रहे हैं चुनाव, बेशक लड़ रहे हैं, अच्छा अनुभव होगा उनके लिए, लेकिन नीतीश कुमार को हराना जो है ना वो नामुमकिन सा है फिलहाल इस चुनाव में भी। क्योंकि देखिए विरोधी खेमे की तरफ से कभी कोई नेता तैयार किया ही नहीं गया जो है वो जेडीयू के खिलाफ। आपको याद होगा पिछले बार हम पार्टी ने चुनाव लड़ा, उसके पहले कभी लोजपा लड़ती है, मतलब कि जो भी हो तो सिनेरियो रहा है ना। और एक चीज़ और है कि लालटेन डायरेक्ट कभी चुनाव मतलब कि 1-2 बार कभी लड़ी होगी बीच में 1996 के बाद, हमेशा अलग दूसरे पार्टियों को ये सीट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो मुकाबला लालटेन वर्सेस तीर कभी मतलब कि जो है वो नालंदा में हुआ ही नहीं। चाहे एक आध बार हुआ होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये है कि कोई ज़मीनी नेता विरोधी खेमे की तरफ से तैयार नहीं हो पाया, इसका भी फायदा मिलता है। और दूसरी तरफ जो जातीय समीकरण है नालंदा लोकसभा क्षेत्र का, उसका भी एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार को बखूबी फायदा जो है वो मिलता है। 1 साइडेड गेम हो जाता है नीतीश कुमार के पक्ष में। 4.5 लाख जो है वो सिर्फ कुर्मी समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग जो है वो 1.5 लाख के करीब है। तो पूरा जातीय समीकरण देखिए सब कुछ नीतीश कुमार के अनुकूल है। हाँ, और ऐसे भी ऑफ द बीट लोग कहते भी है ना, नीतीश कुमार का ध्यान विशेष नालंदा पर रहता है। तो विशेष ध्यान रहता है तो ये मैसेज वहाँ की जनता को भी पता है कि भैया इनकी पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताते हैं, नीतीश ने काम किया, तो ये मैसेज रहता है। तो कुल मिलाकर जल्दी में नालंदा का निपटारा खत्म कर देते हैं कि नालंदा जो है वो इस बार चौका मारने जा रहे हैं कौशलेंद्र कुमार, क्योंकि चौथी बार ये चुनावी रण में उतरे हैं। पहली दफ़ा 2009 में उतरे थे, तब भी जीते थे। 2014 जब बीजेपी से अलग होकर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, तब भी इस सीट पर जो है वो जेडीयू की जीत हुई थी। 2019 में भी कौशलेंद्र कुमार जीते थे और इस बार चौका मारेंगे कौशलेंद्र कुमार, ये लगभग तय है। चलिए, नालंदा की बात कर लिया, उसके बगल की सीट है पटना साहिब, वहाँ पे बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद जो है दोबारा से टिकट मिला है इनको, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर। और मीरा कुमार के बेटे अंशुल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है पटना साहिब सीट पर। यहाँ क्या लग रहा है? देखिए अंशुल अभिजीत
अंशुल अभिजीत के बारे में बता दें कि आज ही मैंने उन्हें देखा है कदम कुआं में 12 बजे, मतलब कैंपेन नहीं था, वो उधर से गुजर रहे थे, एक गाड़ी उनके आगे, बीच वाली गाड़ी में वो, पीछे एक गाड़ी, 3 गाड़ियों के सहारे वो जो है ना अपना आखिरी जो दिन का प्रचार है इस तरीके से वो करते हुए नजर आया। बहुत ही मतलब कि तो कैसे मतलब जीतेंगे, क्योंकि इस सीट पर देखिए एक तो बीजेपी इस सीट पर बहुत स्ट्रांग है। ये सीट माना जाता है, पटना साहिब की सीट जो है वो कायस्तों की सीट मानी जाती है। यहाँ से जो है वो कायस्ती लड़ते रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अब प्रयोग जो है वो विरोधी खेमे की तरफ से हर बार यहाँ नया नया प्रयोग किया गया, कोई सफल नहीं हो पाया। शेखर सुमन भी आए यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के टिकट पर, वो भी हार गए। इससे पिछली बार शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी चेंज करके आए थे, वो भी हार गए। अंशुल अभिजीत आए हैं, कॉम्बो के साथ आए हैं, मतलब कि वो खुद कुशवाहा समाज के, ये जो वक्त है बिहार की पॉलिटिक्स का, कुशवाहा के लिए स्वर्णिम काल है, कई उम्मीदवारों को उतारा गया है। लेकिन फिर भी अंशुल अभिजीत जो है वो बहुत लेट कर दिया कांग्रेस से उतारने में, कहीं ना कहीं लेट हुआ। उस तरीके का पूरे कोने कोने तक अच्छे तरीके से पूरे चौहदियों को नाप भी नहीं पाए अंशुल अभिजीत। वो अपने मतलब कि चुनावी जो भी जनसभा कर रहे हैं, चुनावी भाषण जो भी दे रहे हैं, उसमें अपनी पढ़ाई का जिक्र कर रहे हैं। तो पढ़ाई जनता को नहीं समझ में आता कि आप एमफिल किए हुए हो, कि आप डॉक्टरेट किए हुए हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये नहीं चलने वाला है। और खिलाफ जो लड़ रहा है वो भी बहुत पढ़ा लिखा है। हाँ, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, ब्रांड चेहरे हैं। और वो तो रविशंकर ने तो एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी कि मैं अपने विरोधी खेमे के कौन उम्मीदवार हैं उनका नाम तक नहीं लूंगा। ये भी एक ओवर कॉन्फिडेंट है रविशंकर के प्रति। रविशंकर का एक ओवर कॉन्फिडेंट है, मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, मतलब जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और खुद चूंकि मोदी खुद ने बीजेपी के लिए रोड शो किया, या कहें कि रविशंकर प्रसाद के लिए पटना में रोड शो किया, तो उसका तो इम्पैक्ट यहाँ होना है। और ऐसे भी इस सीट पे अगर कोई पूछे कि बीजेपी बिहार में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बीजेपी के लिए कौन सी सीट है, तो मुझे लगता है पटना साहिब ही। और लालू यादव ने ये बात कही भी थी कि मतलब 40 में हाँ 39 सीटों पर महागठबंधन जीतेगी और 1 सीट मतलब महागठबंधन हारने वाली है, और पटना साहिब की सीट। लालू जी ने आज से 4 महीने पहले एक अपने बयान में, हाँ अपने बयान में कहा तो कि यहाँ पर मुश्किल है। और दूसरी बात है ना कि जिस सीट पे बीजेपी या जेडीयू सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वहाँ पे लालटेन ही नहीं है, इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि हाथ भी ब्रांड है, लेकिन फिर भी अंशुल अभिजीत बहुत लेट आए बिहार के लिए, पटना साहिब के लिए नए चेहरे थे, अपने आप को इंट्रोडक्शन देने में ही उनका वक्त जो है वो चला गया। रामकृपाल यादव या मीसा भारती पर पार्टी को तो सिर से कौन जीतेगा? पिछले बार का चुनाव में बड़ा दिलचस्प था और नेक टू नेक मुकाबला हुआ था। इस बार बीजेपी वर्सेस आरजेडी है, पटना से सटी हुई पार्टी को तो सीट पर मीसा भारती या फिर रामकृपाल देवांशु, किसको एज है यहाँ पे? पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि यादव बहुल सीट कह सकते हैं। और उसके बाद भूमियारों का भी यहाँ पर दबदबा है, करीब 3 लाख से ज़्यादा वोटर भूमियार के ही हैं, और यादव तो 6 लाख के करीब जो है वो यहाँ पर है। 2009 में जब परिसमन के बाद ये सीट जो है अस्तित्व में अपने आई, उसके बाद से ही पहला चुनाव जो है खुद लालू प्रसाद यादव यहाँ पर लड़े, ये सोच के लड़े कि वहाँ से जीतेंगे, क्योंकि यादव बहुल इलाका था। लेकिन वो रंजन यादव से हार जाते हैं। 2014 में रामकृपाल लड़ते हैं वो जीत जाते हैं, मीसा भारती अपोनेंट होती है। 2019 में भी सेम सिनेरियो रहता है, रामकृपाल लड़ते हैं और अपोनेंट में मीसा भारती रहती है और रामकृपाल हरा देते हैं। वोटों का मार्जिन हाई नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस सीट पे कोई भी चुनाव लड़े वोटों का मार्जिन हाई नहीं होगा, मतलब जो भी होगा 20,000, 25,000, 30,000 के अंदर ही खेल होगा। 2019 में जब बिहार में एनडीए आंधी तूफान की तरह उड़ रही थी, कोई उम्मीदवार 2 लाख वोटों से, कोई उम्मीदवार 2.5 लाख वोटों से, और 1 लाख तो ऑन एवरेज सभी उम्मीदवार जीत ही रहे थे। उस हालात में रामकृपाल यादव जो है वो 48,000 समथिंग वोटों से जीत गए थे। तो शुरुआती दौर से जो है मीसा भारती पकड़ बनाए हुए थे, लग रहा था कि लूज कर जाएंगे रामकृपाल, लेकिन आखिरी दौर में वो जिन खुला, जैसे कि हमने एक बार भी कहा, और रामकृपाल यादव जीत गए। कुछ इसी तरीके का मुझे लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। लेकिन इस बार जो तैयारी और जो प्रचार मीसा भारती की तरफ से किया गया वो पिछली दफा नहीं दिखा गया था। पूरी तरीके से जो है वो मीसा भारती जो है वो का परिवार, कहें कि तेजस्वी यादव हो, लालू यादव भी खुद प्रचार करने गए, पूरा दमखम जो है आरजेडी की तरफ से इस सीट पर झोंका जो है वो गया है। और एक चीज़ और है कि इस लोकसभा क्षेत्र में अमूमन जो है वो एक लोकसभा क्षेत्र पर बिहार में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ठीक है। दानापुर के जो विधायक हैं रीतलाल यादव, जब से वो विधायक बने थे 2020 में, तब से वो लगातार उनके माइंड में था कि उन्हें चुनाव लड़ना है 24 का। वो उन चौहदियों तक छू रहे थे, वो मसौड़ी तक जाते थे, वो मनेर तक जाते थे, वो मतलब कि जहाँ तक पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का जो है हाँ क्षेत्र है वहाँ तक जाते थे।
तो तब से ही वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे और कहते भी थे कि अगर मीसा नहीं लड़ेंगी, उनकी दीदी नहीं लड़ेंगी, तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे। वो इस चुनाव में कहाँ है, उस रूप से सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। ये मतलब कि है ऑन है ये, हाँ, लेकिन आप कहने वाले कहेंगे वो नहीं है तो क्या हुआ, उनके भाई लगे हुए हैं। रीतलाल यादव तो जेल में रहते थे, तब पर भी इनके भाई इस चुनाव का सारा काम देखते थे, ये भी सत्य है। हालांकि उस रूप से नहीं दिख रहे हैं सशरीर रीतलाल यादव, उनके भाई पिंकू ने पूरी कमान जो है वो संभाल रखा है। फिर भी मैं कहूँगा कि देखिए, क्योंकि रामकृपाल यादव बतौर सांसद मतलब कि इतने मतलब कि ये हैं न्योता पुरने वाले सांसद, ये सब हमने कई कहानियां उनकी बता दी, लोग भी जानते हैं। कोई ये नहीं कह सकता ना रामकृपाल यादव के बारे में, वो दिखते नहीं है क्षेत्र में, उनका काफिला गुजरता ही रहता होगा। तो सांसद बहुत बढ़िया है, और क्योंकि ये यादव बहुल सीट है, और चूंकि रामकृपाल यादव खुद भी यादव है, तो कहीं ना कहीं यादव वोट पड़ता है इस क्षेत्र में रामकृपाल यादव को, तभी वो चुनाव जीतते हैं। 1.5 लाख के करीब जो है यहाँ पर जो मुस्लिमों की आबादी आ जाती है फुलवारी शरीफ वाले बेल्ट में। लेकिन इस बार AIMIM के भी प्रत्याशी जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, और खुद ओवैसी साहब यहाँ पर आए भी थे प्रचार करने के लिए। कुछ भी काटे, 20,000, 30,000, 40,000, वो RJD का वोट कटेगा, और यहाँ पर एक एक वोट कीमती हो जाता है इस लोकसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेक टू नेक फाइट हो रही है। अगर मैं कहूँगा अगर वो 20,000 वोट भी अगर काट लेते AIMIM कटेगा, तो RJD का फायदा तो रामकृपाल को होगा। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो पिक्चर की बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है, नेक टू नेक होने वाली है। जो भी होगा पिछली बार की तरह होगा, जिस तरीके से कोई बढ़त बनाया होगा, लास्ट मोमेंट पता चला एक पेटी खुली EVM वाली और उसके बाद वो हार गया, तो ऐसा ही सीन होने जा रहा है कोई भी हो। तो चलिए, इसके बगल की सीट है आरा, मतलब कोइलवर तक पाटलिपुत्र आता है, उसके आगे आरा शुरू हो जाता है। RK सिंह है वहाँ से, और सुदामा प्रसाद माले से, यानी कि बीजेपी वर्सेस लेफ्ट की लड़ाई है वहाँ पर। आरा जो है वो लेफ्ट का गढ़ भी कहा जाता है बिहार के इस हिस्से में। क्या लग रहा है वहाँ पे, क्या RK सिंह वहाँ पे जीत रहे हैं? क्योंकि वो तो खुद बहुत नज़र नहीं आया, वो काराकाट में मुर्जा संभाले हुए थे उपेंद्र कुशवाहा के लिए। देखिए RK सिंह, क्योंकि उनकी देखिए इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है, इसके इनकार नहीं किया जा सकता है। राजपूत समाज से आते हैं, और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं माले के सुदामा सिटिंग विधायक हैं तरारी से, तो एक तरफ जमीनी नेता, और जहाँ जहाँ इस बार देखा गया लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके प्रचार करने का तरीका कुछ और ही रहा। वो दूसरे तरीके से प्रचार करते हैं दरवाजे, हर घर दरवाजे खटखटा के, हाँ, नॉक कर करके, और वहीं पर उनकी सभाएं हो जाती है। आदमी हो ना हो, 10 लोग हो, अपनी स्पीच 10 मिनट में देके वो निकल जाती है। इस तरीके से जो होती है ना, बहुत ही पारंपरिक, बहुत ही खाटी तरीके से लेफ्ट पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जो है वो प्रचार करते हैं। ज़्यादा ताम झाम नहीं, ज़्यादा खर्चा नहीं, बहुत ही बुनियादी खर्च जो बहुत ज़रूरत हो उतने ही करते हैं। तो टक्कर दे पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा फेस है RK सिंह। मुझे लगता है कि यहाँ पर आरा में देखिए लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है रोहित, लेकिन मुझे लगता है किसी भी तरह एज तो RK सिंह को ही देना पड़ेगा, है वो ये सीट निकाल सकते हैं, संभावनाएं हैं इसकी। चलिए अलग से आगे बढ़ते हैं, और बक्सर जहाँ से बिहार की शुरुआत होती है, मतलब लगभग अगर यूपी की तरफ से आते हैं तो बक्सर में लड़ाई एक मतलब आमने सामने की नहीं है, यहाँ पे 5 लोग आमने सामने एक दूसरे के हैं, और मतलब कि बहुसंख्यीय टाइप से लड़ाई यहाँ पर है। मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, IPS से VRS लेकर के आए जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, आपको ददन पहलवान चुनाव लड़ रहे हैं, और अनिल कुमार बसपा चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब बक्सर में तो बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, इतने लोग हैं और सबका अपना अपना एक वोट बैंक है उस इलाके में। देखिए इस सीट पर, देखिए हर सीट पे वैसे तो होता है, लेकिन इस सीट पर इस चीज़ की महत्ता जो है वो बहुत बढ़ जाती है कि मोदी नाम केवलम चलेगा या कि जातीय समीकरण चलेगा। अगर जातीय समीकरण चला तो ये तय मानिए कि बक्सर में जो है आंधी तूफान से किसी की जीत होने नहीं जा रही है। जो भी होगा 20,000 30,000 के अंदर ही किसी की भी जीत होगी, क्योंकि ददन पहलवान यादव से आते हैं, वो काटेंगे, किसका वोट काटेंगे, तो वो काटेंगे सुधाकर सिंह का वोट काटेंगे, और क्योंकि AIMIM का भी सपोर्ट है तो मुस्लिम का भी कुछ 5,000 10,000 जो भी कटे। अनिल चौधरी जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं, बसपा का 1 लाख वोट है। 2009 में भी ददन पहलवान बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो 1 लाख वोट आया, 14-19 मतलब 1 लाख वोट जो है वहां पर बसपा का खुद पर्सनल है, ठीक है। और अनिल चौधरी कितना ला पाते हैं खुद अपने प्रश्न, क्योंकि वो लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे, उनको 2 साल पहले ही पता था कि हम बक्सर से चुनाव लड़ना है, तो वो उनकी निगाहें बक्सर में बहुत पहले से जमी हुई थी और लगातार
तैयारी वो कर रहे थे, तो वो कितना काट पाते हैं। और अब चलिए मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं। वैसे तो बक्सर लोकसभा सीट ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है, उनका वोट काटने के लिए आनंद मिश्रा है। तो अगर जातीय समीकरण अगर यहाँ पर काम किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी नाम केवलम अगर काम करता है तो मिथिलेश तिवारी के लिए बड़ा इजी है, कोई भी जाति का हो वो वोट दे देगा। दूसरी तरफ सुधाकर सिंह जो है वो राजपूत समाज से आते हैं। कैमूर जिले में विधानसभा क्षेत्र आता है रामगढ़, वहां से विधायक है, जो कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, हाँ, वहां से विधायक है, राजपूत समाज से आते हैं। और इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं और 6 पर जो है वो एनडीए का एक भी विधायक जो है वो नहीं है। इस लिहाज से तो वैसे भी जो है वो आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो स्ट्रॉन्ग जोन में यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कांटे की लड़ाई होगी, दिलचस्प लड़ाई होगी, और यहाँ से अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। जब लोग वोट देंगे तब ये देखना होगा वो क्या सोच के देख रहे हैं। मोदी के अनाज को देखकर वोट दे रहे हैं, मोदी के विकास को देखकर वोट दे रहे हैं, कि उम्मीदवार को देखकर वोट दे रहे हैं, कि अपनी जाति को देखकर वोट दे रहे हैं। अगर 100 आदमी हैं तो 100 वोटर हैं, 100 आदमी में कितने लोग किस लिहाज से वोट करें उसके हिसाब से ही कैलकुलेट होगा, तभी अच्छा होगा। अभी मैं ये कहूँगा कांटे की लड़ाई है, सीट जो है वो फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी मिथिलेश तिवारी स्ट्रॉन्ग जोन में इसलिए है क्योंकि उनके पास मोदी नाम है। तो चलिए उस बक्सर के बगल में है सीट सासाराम की, सुरक्षित सीट है। शिवेश राम वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ मनोज कुमार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है सासाराम सीट पर। और सासाराम मतलब जो है वहाँ पर क्योंकि नरेंद्र मोदी आए काराकाट, तो सासाराम का एक बड़ा हिस्सा उसमें भी जुड़ता है। तो क्या लग रहा है वहाँ पे? देखिए, सासाराम कभी कांग्रेस का सबसे बिहार में सबसे स्ट्रॉन्ग जोन हुआ करता था। 90 मतलब मुझे लगता है कि उसमें 89 में एंट्री हो जाती है छेदी पासवान की सासाराम में। इस बार टिकट उनका कटा है। ठीक है, ये जो है वो मीरा कुमार के पिताजी के बाबू जगजीवन राम की ये सीट थी। उसके बाद मीरा कुमार भी यहाँ से चुनाव लड़ी। अब ये सीट पर जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो है वो मनोज राम जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, रविदास समाज से आते हैं। दूसरी तरफ से शिवेश राम है। कितना टक्कर हाथ जो है यहाँ पर पंजे को दे पाते, हाथ जो है वो कमल छाप को दे पाती है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिर भी मैं क्लियर कट मुझे लगता है यहाँ से शिवेश राम के पास एज है, क्योंकि अपोनेंट की तरफ से खिलाड़ी उतना दमदार जो है वो नहीं है। और ना ही इस सीट पे ऐसा कुछ है त्रिकोणीय चटकोणीय कोई मुकाबला नहीं है, कोई इसका वोट काट रहा है, कोई उसका वोट काट रहा है। नेक्स्ट 2 ही आदमी है मुख्य रूप से यहाँ पर, एक तरफ बीजेपी की तरफ से शिवेश राम है और दूसरी तरफ से जो है वो दूसरी तरफ से मनोज राम जो है उम्मीदवार है। ठीक है, और ये सीट वैसे भी छेदी पासवान 2014 में उन्होंने सीट निकाला, 2019 में उन्होंने सीट निकाला, 2009 में मीरा कुमार थी। तो मतलब कि उस 2009 को छोड़ दें तो ये सीट अभी मुझे लगता है कि बीजेपी के जो शिवेश राम है स्ट्रॉन्ग जोन में मुझे यहाँ से दिखा रहे हैं और एज है उनको, और अभी के हिसाब से जो है वो निकाल सकते हैं सीट। हालांकि वोटिंग होनी बाकी है, वोटरों का मन मिजाज बदले, और ये देखना होगा अगर 100 वोटर्स हैं तो 100 वोटर में कितने जो वोटर हैं किस लिहाज से वोट कर रहे हैं। चलिए, काराकाट में भी लड़ाई है क्योंकि हम लोगों ने शुरू से देखा है इस सीट को। उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन्हीं की जाति के राजा राम सिंह माले चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पवन सिंह वहाँ पे जो है वो खेल बिगाड़ने के लिए पहुँचे हुए हैं या फिर चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के इरादे से। त्रिकोणीय मुकाबला है रालोमो और माले और पवन सिंह निर्दलीय के बीच में। क्या लगता है? देखिए, सासाराम में बहुत सियासी पानी बहा, बहुत मतलब कि अप एंड डाउन्स हुए। मतलब कहने का मतलब है कभी लगा कि ये आगे है, कभी लगा ये पीछे है, कभी लगा जो लगा वो है नहीं, कोई तीसरा आगे आ रहा है। तो मतलब काराकाट में चुनाव प्रचार के दौरान बहुत खेला हुआ। ठीक है, और खेला शुरुआत जो है वो पवन सिंह के एंट्री से होती। जब शुरुआत में आया तो लगा ही नहीं कुछ कर पाएंगे, बस उनको मन है चुनाव लड़ने का इसलिए लड़े। लेकिन धीरे धीरे जिस समाज से पवन सिंह आते हैं उस समाज में इनकी पकड़ जो है होती चली गई। उसके बाद खतरे की घंटी जो है अलरामिंग जो है वो बजी। उसके बाद पूरा एनडीए कुर्मा जो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए लगा, और इस तरीके से लगा कि मतलब कि अब उपेंद्र कुशवाहा को जितवाना ही है। मतलब इस तरीके से यूनाइट दिखा। क्योंकि देखिए, जब पहले दूसरे चरण के जो चुनाव थे ना तो कार्यकर्ताओं के दिल मिलने में, हमने इसका पुराने वाले वीडियो में आपने सुना भी होगा, जिक्र किया। लेकिन यहाँ पर पूरा एनडीए जो है वो एकजुट नजर आया उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और जैसे ही बीजेपी ने निष्कासित किया पवन सिंह को, चीज़ें जो है वहाँ से जो है वो मुड़नी शुरू हुई, पवन सिंह के खिलाफ जानी शुरू हुई है। ठीक है, राजपूत वोटर अच्छी संख्या में है। वैसे ये कुशवाहा लैंड कहा जाता है। कुशवाहा समाज से राजा राम भी आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं। अब काराकाट के जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, जो कुशवाहा समाज के वोटर हैं काराकाट में, उनको तय करना है कि वो किसे नेता मानते हैं।
उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानेंगे या राजा राम को नेता मानेंगे। राजा राम, मैंने कहा ना कि लेफ्ट पार्टी का प्रचार करने का तरीका ही कुछ और होता है, वो बहुत ही बुनियादी खर्च में जो है वो चीज़ों को वो करते हैं। तो राजा राम कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई बड़ी ब्रांडिंग कर रहे हैं। और एक चीज़ और मुझे यहाँ दिखी कि तेजस्वी यादव एक बार गए प्रचार करने के लिए, उस रूप में मतलब कि तेजस्वी यादव लगे भी नहीं कार्यकाल में। उनका इस आखिरी चरण में सिर्फ 3 ही सीटों पर फोकस है, जहां पर लालटेन जो है वो सीधे फाइट में है। लालटेन जो है वो सीधे कहाँ लड़ रही है, जहानाबाद में लड़ रही है, पाटलिपुत्रा में जो है वो लड़ रही, खुद मीसा भारती जो है वो चुनाव जो है वो लड़ रही हैं। और अगर बात करें बक्सर, तो तेजस्वी का फोकस ज़्यादा इन 3 सीटों पर था। और ऐसा नहीं है कि इस सीट पर वो प्रचार करने के लिए नहीं गए, लेकिन फोकस उनका इस सीट पे था। तो देखिए अब फाइनली क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से जो है वो लड़ाई होगी, दमदार लड़ाई होगी, क्योंकि एंट्री पवन सिंह की हुई है। अब बेसिकली राजपूत क्या करेंगे, तो राजपूत का वोट मुझे यहाँ से लगता है ठीक है कुछ काटेंगे, लेकिन ज़्यादातर राजपूत जो है, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा की आबादी जो है यहाँ पर राजपूतों की है, मुझे लगता है कि वो एनडीए के खेमे, राजनाथ सिंह भी यहाँ पर दौरा जो है वो कर चुके हैं, उनके लिए प्रचार कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब राजपूत कहीं का भी हो, राजनाथ सिंह को वो मानता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो लास्ट अच्छी फील्डिंग जो है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एनडीए वालों ने जो है वो की है। और अगर मान ली 2 लाख से ज़्यादा वोट है, ठीक है, 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार कितना भी काट ले, अगर 1.5 लाख फिर भी चेक इनके पास रहेगा। और कुशवाहा क्या करता है, वहाँ कुशवाहा राजाराम को मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मानते हैं, ये हाँ, ये वहाँ का कुशवाहा भी जानता है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर नेता मानेंगे तो ये केंद्रीय मंत्री बनेगा, और कुछ ज़्यादा संभावनाएं हैं। और पूर्व में भी कई काम जो केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने करके दिखाया है। केंद्रीय मंत्री रहेंगे तब ना करेंगे, बतौर सांसद कहाँ से जो भी विभाग मिलेगा उसमें कुछ कर सकते हैं क्षेत्र के लिए। तो ये एक है। और यहाँ मुझे उपेंद्र कुशवाहा के लिए एज जो है रोहित नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से बहुत पानी बहा है और शुद्ध पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पे हुई है, अप एंड डाउन की भी दिखी गई है। तो काराकाट मैं उपेंद्र कुशवाहा को एज दूंगा। तो जहानाबाद अंतिम सीट है और इस सीट को भूमिहारों का गढ़ भी कहते हैं। यहाँ पे बसपा के टिकट चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि यहाँ सांसद रह चुके हैं एक ज़माने में। पिछली बार चंद्रवंशी जदयू के टिकट चुनाव लड़े, जीत करके आए, बहुत लो मार्जिन से चुनाव वो जीते थे 1700 करीब वोटों से। और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के जो है सुरेंद्र यादव। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, पिछले बार का जैसा चुनाव था सब कुछ वैसा ही है इस बार भी। क्या लगता है जहानाबाद में? देखिए कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, लेकिन जैसे ही अरुण कुमार बसपा से टिकट पे चुनाव लड़ते हैं तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का सपोर्ट जहानाबाद में उनको मिलने जा रहा। भारी सपोर्ट जो है अरुण कुमार को जो है वो मिला। मुझे लगता है कि पहली दफा बसपा के टिकट पर कोई उम्मीदवार इस तरीके से दमदार मजबूत स्थिति में जो है वो दिख रहा है कि वो सीट निकालने की स्थिति में मुझे जो है वो यहाँ से जो है वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अरुण कुमार बहुत ही स्ट्रांग जोन में। हालांकि दूसरे खेमा जेडीयू की तरफ से पूरी फौज जो है उतार दी गई है। कहा जा रहा है कि भूमिहार नाराज है। ठीक है, नाराज भी है, इसके लिए कोई लेकिन नाराजगी को दूर करने के लिए खुद ललन सिंह ने वहाँ पर कैंप किया हुआ है, खुद विजय चौधरी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं, खुद अशोक चौधरी भी वहाँ पर लगे हुए हैं। तो जेडीयू जो है वो पूरी ताकत लगा रही है अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जेडीयू कोई और सीट हार जाए उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहानाबाद हर हाल में जेडीयू को है यहाँ से जीत चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये प्रयोग किया था ना कि वो चंद्रवंशी को उतारा था। और ये अगर हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका प्रयोग फेल होगा, तो ये कभी नहीं मतलब कि जेडीयू चाहेगी। तो देखिए लड़ाई दिलचस्प होनी है। एक तरफ है आरजेडी के सुरेंद्र यादव, जेडीयू की तरफ से है जो है वो चंद्रवंशी, और तीसरी तरफ है बसपा के अरुण कुमार, जिन्हें कि भूमिहारों का फुल सपोर्ट मिल रहा है। और जहानाबाद भूमिहार बहुल सीट मानी जाती है। जीतेगा कौन और कहना अभी मुश्किल है, लेकिन कांटे की लड़ाई है। इंतजार कीजिए 4 तारीख का। मतलब कि यहाँ पे लग रहा है जो भी जीतेगा एकदम नेक टू नेक फाइट। और जब भी ईवीएम सुबह से खुलेगा ना, तो जहानाबाद वाली सीट एक ऐसी सीट होगी जहाँ पर नजर बनाए रखिएगा, सुबह से लेकर कभी लगेगा ये आगे, कभी लगेगा वो पीछे, और अंत में कोई भी जीत सकता है।
तो चलिए ये बिहार की 8 सीटों का हाल अब बताएं हमने आपको, जो कि अंतिम 7वें चरण में होनी है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर, क्योंकि वीडियो को हमने बहुत थोड़ा छोटा रखने की कोशिश की, फिर भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर 2-2 मिनट भी देंगे तो 20-25 मिनट का वीडियो ये है आपके लिए। लेकिन हमने बेसिक तौर पर बताने की कोशिश की है कि अभी आज जब चुनाव का शोर थमा है तो क्या माहौल है वहाँ पे। 24 घंटे अभी और हैं जब मतदाता लाइन में लगेंगे, उसके ठीक पहले का, और उस वक्त कुछ भी हो सकता है इन पूरी सीटों पर। बड़ी बात यह कि कई सीटों पर जो है वो सीधी लड़ाई है, मुकाबला दिलचस्प होने वाला। तो कुछ सीटों पर एनडीए को एज है और वहाँ पर उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि इतनी गर्मी में वोटरों का कितना टर्नआउट होता है, किस तरीके की वोटिंग होती है शहरी ग्रामीण इलाकों में, लोग विधानसभा वाइज क्या क्या पैटर्न रहता है, इन तमाम चीज़ों पर सब कुछ निर्भर करेगा। लोकसभा चुनाव जब खत्म होगा तो उसके बाद हम लेकर जाएंगे पोल्स, यानी कि बिहार की 7 चरणों की कुल 40 सीटों पर क्या है बिहार का मूड, क्या जनादेश आने जा रहा है बिहार का, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। चला लेते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।